मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आज आपको शुरू करने वाला हूं क्लास 11 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। अगर आप वर्क, एनर्जी एंड पावर को बिल्कुल बेसिक्स लेवल से समझना चाहते हैं और सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और आप कमेंट्स करें। जो आपका रिक्वायरमेंट है मैं उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की कोशिश करूंगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर से। देखते हैं, अगर आप आएंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर में तो आपको पता चलेगा कि ये चैप्टर 4 टॉपिक पे बेस्ड है। वर्क, एनर्जी एंड पावर को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको ये 4 टॉपिक्स में डिवाइड करना होगा इस चैप्टर को। पहले चैप्टर का नाम है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इसमें आप वर्क डन के बारे में पढ़ेंगे, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। दूसरा जो टॉपिक है इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन है एनर्जी का। एनर्जी क्या है, कितने तरह का होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, ये सारी की सारी चीजें आप यहां पर स्टडी करेंगे। तीसरा जो टॉपिक है ये पावर है। पावर एक छोटा सा टॉपिक है, हम लोग यहां पर जनरल पावर के बारे में बात करेंगे। आखिरी और लास्ट टॉपिक जो कि कोलिजन है, दो बॉडी आपस में कोलाइड करती है तो उस कोलिजन को डिस्कस करेंगे। तो ये 4 टॉपिक्स में वर्क, एनर्जी एंड पावर कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला मुझे लगता है 3 लेक्चर्स पर बेस्ड है। इसमें आपको 4 to 5 लेक्चर्स लगेगा। इसमें आपको 1 ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा और ये वाला जो पार्ट है इसमें आपको टोटल 3 से 4 लेक्चर्स लगेंगे। मतलब ये वाला चैप्टर लगभग 12 से 14 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं वर्क, एनर्जी एंड पावर से। अगर आप देखेंगे तो मैंने हेडिंग लिखा है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। कांस्टेंट फोर्स में वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे और वेरिएबल फोर्स में वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बात यहां पर सीखेंगे। तो पहले ये समझना होगा कि कांस्टेंट फोर्स के क्या मतलब होता है और वेरिएबल फोर्स के क्या मतलब होता है। कांस्टेंट फोर्स किसे कहते हैं और वेरिएबल फोर्स किसे कहते हैं। जब कोई बॉडी मोशन कर रही होती है तो उस बॉडी पर एक फोर्स काम करता है। यह फोर्स डिस्टेंस के साथ चेंज कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। जब बॉडी मोशन में हो तो मोशन के दौरान बॉडी पर लगने वाला फोर्स चेंज कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। अगर मोशन के दौरान फोर्स चेंज नहीं करे, रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, तो ऐसे फोर्स को कहा जाता है कांस्टेंट फोर्स। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी remains constant throughout the motion, then it is called constant force। किसी बॉडी पर लगने वाला फोर्स टोटल मोशन के दौरान कांस्टेंट रहे, चेंज नहीं करे, तो ये आपको कांस्टेंट फोर्स कहलाएगा। जैसे बताया मैंने यहां पर F = 5 न्यूटन है। इसका मतलब ये हुआ कि जब बॉडी मूव कर रही है तो उस पर लगातार 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। फोर्स का मैग्नीट्यूड ना तो इंक्रीज कर रहा है और ना ही डिक्रीज कर रहा है, ना ही इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। फोर्स कांस्टेंट है। दूसरा एग्जांपल, अगर आपने किसी बॉडी पर 200 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ना तो फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज करा, ना ही डायरेक्शन चेंज करा, थ्रू आउट द मोशन 200 न्यूटन ही है, तो ऐसे फोर्स को कहा जाता है कांस्टेंट फोर्स। दूसरा, अगर किसी बॉडी पर लगने वाला फोर्स डिस्टेंस के साथ चेंज करता हो, कांस्टेंट नहीं रहता हो, तो ऐसे फोर्स को कहा जाता है वेरिएबल फोर्स। जैसे आप देखेंगे, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट बट चेंजेस विथ डिस्टेंस।
इज कॉल्ड वेरिएबल फोर्स। जैसे एग्जांपल में मैंने आपको एक दिखाया है, ये एग्जांपल है वेरिएबल फोर्स का। किसी बॉडी पर लगने वाला जो फोर्स है वो F इज इक्वल टू 5x+6 है। इस एक्सप्रेशन से ये पता चल रहा है कि ये वाला जो फोर्स है ये वेरिएबल फोर्स है। कैसे भाई? तो जैसे जैसे x का वैल्यू चेंज करेगा फोर्स का वैल्यू चेंज कर जाएगा। अगर आपने x का वैल्यू 0 लिया तो फोर्स का वैल्यू 6 हो जाएगा। अगर आपने x का वैल्यू 2 लिया तो 5 × 2 10 + 6 16, ये 16 हो जाएगा। अगर आपने x का वैल्यू 3 लिया तो फोर्स 21 हो जाएगा। मतलब फोर्स डिस्टेंस के साथ चेंज कर रहा है। इस केस में भी आप देखेंगे फोर्स डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पर। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगा फोर्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो ऐसे फोर्स को कहा जाता है वेरिएबल फोर्स। तो फोर्स दो तरह का हो गया, कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स। वो फोर्स जो डिस्टेंस के साथ चेंज नहीं करता है, ऐसे फोर्स को कहा जाएगा कांस्टेंट फोर्स। और जो डिस्टेंस के साथ चेंज करता है, ऐसे फोर्स को कहते हैं हम लोग वेरिएबल फोर्स। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है वर्क। ये आपके पास एक बॉडी है और मान लिया जाए ये बॉडी शुरू में ए पर थी, ये पोजीशन ए कहलाता है। और फिर ये बॉडी जब आपने फोर्स लगाया तो ये बी पर चली आई है। तो आपने बॉडी पर फोर्स लगाया और इस फोर्स के साथ कारण बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। दो बातें हैं, पहला क्या है, बॉडी पर फोर्स लगे और उस फोर्स के कारण बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो। इफ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड देयर इज डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस फोर्स के एक्शन के अंडर बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो, तो इसका मतलब है कि वर्क इज सेड टू बी डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी। इस फोर्स ने वर्क किया है और इस बॉडी पर किया है। इफ अ फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी and there is displacement in the body under the action of applied force, then work is said to be done by the force on the body. Definition work का मैंने ले दिया है। If a force acts on a body and there is displacement in the body under the action of applied force, then work is said to be done by the force on the body. रियल में पूछा जाए तो वर्क एक प्रोसेस है। वर्क क्या है? एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में एनर्जी को ट्रांसफर किया जाता है किसी एक बॉडी से किसी दूसरे बॉडी में। वर्क इज अ प्रोसेस इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। जैसे मान लिया जाए कि रोड पर एक कार खड़ी हुई है और हम 2-3 लोग मिलकर के कार को पुश कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि हम लोग वर्क कर रहे हैं और कार पर वर्क हो रहा है। हम लोग वर्क कर रहे हैं मतलब हम लोग अपने बॉडी से एनर्जी निकाल रहे हैं और ये एनर्जी कार को दे रहे हैं। तो वर्क एक प्रोसेस है जिसमें एनर्जी को ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। जो बॉडी वर्क करता है उससे एनर्जी निकलती है और जिस बॉडी पर वर्क होता है वो बॉडी एनर्जी गेन करती है। तो वर्क एक प्रोसेस है जिसमें एनर्जी को ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। जो वर्क कर रहा है उससे एनर्जी निकल रही है, जिस पर वर्क हो रहा है वो एनर्जी रिसीव कर रही है। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ वर्क। वर्क को मेजर कैसे किया जाता है? मेजरमेंट ऑफ वर्क। वर्क को मेजर कैसे किया जाता है यह सीखेंगे। तो आइए वर्क को कैसे मेजर किया जाता है यह देखते हैं। यह आप देख रहे हैं बॉडी पर फोर्स F अप्लाई किया गया है। इस फोर्स के कारण बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। बॉडी A से B पर डिस्प्लेस्ड हो जा रही है। F फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, D डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। F फोर्स है, इस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट D है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल थीटा है। मान लिया जाए कि इस फोर्स ने W वर्क किया है, तो यह वर्क कैलकुलेट करने के लिए आपको 3 चीजों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहला है फोर्स
दूसरा है डिस्प्लेसमेंट, और तीसरा है इसके और इसके बीच जो एंगल है उसके कॉस को। तो वर्क इज मेजर्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बात समझ रहे हैं? वर्क को मेजर करने का तरीका, तीन चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे। कौन सी तीन चीजें? फोर्स के मैग्नीट्यूड को, डिस्प्लेसमेंट को, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल है उसको, कोसाइन को, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वर्क मिल जाएगा। तो एक्सप्रेशन फॉर वर्क आपको दिखाया गया है। F फोर्स है, D डिस्प्लेसमेंट है, थीटा एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है, और W वर्क डन है। तो लिखा हुआ है F फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, D डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, और थीटा है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आइए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है W वर्क डन बाय द फोर्स F टू डिस्प्लेस द बॉडी बाय D। तो यह वर्क डन हो जाएगा W इज इक्वल टू F इंटू D इंटू कॉस थीटा। तो W इज इक्वल टू FD कॉस थीटा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क। तो वर्क का सबसे पहला फॉर्मूला हो गया W इज इक्वल टू FD कॉस थीटा। तो आप इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए। सबसे पहला फॉर्मूला है वर्क डन का, W इज इक्वल टू FD कॉस थीटा। ये जो वर्क है, ये वर्क तीन तरह का हो सकता है। ये वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, ये वर्क निगेटिव भी हो सकता है, और ये वर्क जीरो भी हो सकता है। जो वर्क हम लोग कर रहे हैं किसी बॉडी पर, ये वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, ये वर्क निगेटिव भी हो सकता है, और ये वर्क जीरो भी हो सकता है। वर्क कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा और कब जीरो होगा, यह डिपेंड करता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितने का है। फोर्स पॉजिटिव भी हो सकता, सॉरी, वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितने का है, मतलब कॉस थीटा का वैल्यू क्या है। अगर कॉस थीटा पॉजिटिव होगा तो वर्क पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा निगेटिव होगा तो वर्क निगेटिव होगा, कॉस थीटा जीरो होगा तो वर्क जीरो होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कब पॉजिटिव वर्क होगा, कब निगेटिव वर्क होगा, और कब जीरो वर्क होगा। लिखा हुआ है वर्क में भी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे पॉजिटिव वर्क के बारे में, कि कब वर्क पॉजिटिव होगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं पॉजिटिव वर्क के बारे में। लिखा हुआ इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो। याद रखेंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपने चार तरीके से रह सकते हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के साथ चार तरीके से रह सकते हैं। मान लिया जाए कि ये ऐसे है, ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है। अगर इस तरीके से है तो कहेंगे फोर्स इज इंक्लाइंड टू डिस्प्लेसमेंट, यह डिस्प्लेसमेंट पर इंक्लाइंड है। अगर आपने फोर्स को धीरे धीरे नीचे लाया तो थीटा का वैल्यू जीरो हो जाएगा, और जब थीटा जीरो हो जाएगा तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो एक हुआ इंक्लाइंड, दूसरा हुआ एक ही डायरेक्शन। अगर आपने फोर्स को इधर लाया तो आप देखेंगे फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और अगर आपने ऐसे ला दिया तो मतलब फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में चार तरीके से रह सकते हैं। इंक्लाइंड में रह सकते हैं, सेम डायरेक्शन में रह सकते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में रह सकते हैं, और म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो। ये आप देख रहे हैं किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल जीरो है। इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो मींस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। तो cos थीटा ये cos जीरो हो जाएगा, और cos जीरो का वैल्यू 1 होता है। cos थीटा के बदले में फॉर्मूला हमारे पास था W इज इक्वल टू FD cos थीटा। ये जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इंक्लाइंड हो, लेकिन जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट
सेम डायरेक्शन में होगा तो cos थीटा के बदले में cos 0 लिखेंगे और cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो यहां पर 1 पुट कर देंगे तो W इज इक्वल टू FD आ जाएगा जो कि पॉजिटिव है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, तो वर्क पॉजिटिव होगा। अगर आप किसी बॉडी को छोड़ देते हैं तो इसका वेट नीचे की तरफ काम करता है और इस फोर्स की वजह से बॉडी नीचे आ गई है, तो वर्क डन बाय वेट ऑफ बॉडी, वर्क डन बाय वेट ऑफ बॉडी ड्यूरिंग फॉल ऑफ बॉडी, ये पॉजिटिव हो जाएगा। पुशिंग अ कार इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, हम लोग कार को ऐसे पुश कर रहे हैं, जिधर पुश कर रहे हैं कार उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो इसका वर्क डन बाय मी विल बी पॉजिटिव। फिर लिखा हुआ है नोट, ऑल्सो वर्क विल बी पॉजिटिव इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज एक्यूट। जब तक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल एक्यूट होगा, मतलब लेस देन 90 डिग्री होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल लेस देन 90 डिग्री एक्यूट एंगल हो, उस वक्त तक वर्क जो आपको मिलेगा वो पॉजिटिव वर्क मिलेगा। आइए केस 2 पर आते हैं। केस 2 कहता है जीरो वर्क इफ थीटा इज इक्वल टू, सॉरी जीरो वर्क, यहां पर बाय मिस्टेक लिखा गया, ये 90 हो जाएगा इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। फोर्स अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो फोर्स इसके परपेंडिकुलर है, मतलब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है। तो आप जान रहे हैं cos थीटा cos 90 होगा और cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो वर्क डन 0 हो जाता है। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज 0। आइए समझते हैं। ये आप देख रहे हैं कोई बॉडी है, ये सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, इस बॉडी की स्पीड v है और सर्कुलर पाथ का रेडियस r है। जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, इस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जब भी बॉडी डिस्प्लेसमेंट करेगी तब फोर्स का डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज 0। अर्थ सन की तरफ चारों तरफ रिवॉल्व करता है, तो सन और अर्थ के बीच में सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है। यह सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से मिलता है, तो अर्थ को रिवॉल्व कराने में कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। कैरिंग अ बॉडी हॉरिजॉन्टली, हम लोग अपने हाथ में सूटकेस ले लिया, नीचे की तरफ वेट काम कर रहा है सूटकेस का, और हम लोग हॉरिजॉन्टल रोड पर मूव कर रहे हैं, तो वेट नीचे की तरफ है लेकिन डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है। अगेन वर्क विल बी 0। कैरिंग बॉडी हॉरिजॉन्टली, ये वर्क 0 हो जाएगा। तो अब आपको ये देखना होगा पहचानने के लिए कि वर्क कब 0 होगा, कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। इसके लिए आपको एंगल देखना पड़ेगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितने का है। अगर एक्यूट एंगल है तो वर्क पॉजिटिव, अगर राइट एंगल है तो वर्क 0। आइए केस 3 में आ जाते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 180, मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। फोर्स को हम लोग राइट साइड में लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट को लेफ्ट साइड में लगा रहे हैं, तो इस बार फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 है, मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो cos थीटा cos 180 है, 180 का मान -1, तो W इज इक्वल टू FD इंटू -1, तो W इज इक्वल टू -FD आ जाएगा, मतलब वर्क निगेटिव हो जाएगा। तो वर्क निगेटिव होगा अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। एग्जांपल के लिए, अगर हम लोग किसी बॉडी पर को रफ सरफेस पे रखे हुए हैं, एक बॉडी है जो कि रफ सरफेस पे रखा हुआ है, मान लिया जाए कि हम लोग बॉडी को मूव कराने के लिए इस तरफ एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन इस बॉडी पर एक और फोर्स लगेगा जो बॉडी इधर जा रही है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, जिस फोर्स का नाम है फ्रिक्शनल फोर्स। तो बॉडी राइट साइड में जा रही है और फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट साइड में है,
तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ड्यूरिंग स्लाइड ऑफ बॉडी ऑन रफ सरफेस, ये नेगेटिव होता है। वर्क डन बाय वेट व्हेन कूली लिफ्ट अ बॉडी ऑन अ बिल्डिंग, कूली अपने सर पर लोड रखे हुआ है और वो बिल्डिंग में ऊपर की तरफ जा रहा है, या लिफ्ट वेट रख करके लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, वेट नीचे की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, तो ये वर्क डन जो हो जाएगा बाय वेट, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो वर्क डन नेगेटिव होने के लिए आपको देखना होगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है। इसके बाद also work will be negative if angle between force and displacement is obtuse, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज होगा तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। तो वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल या तो जीरो हो या एक्यूट हो तो वर्क डन पॉजिटिव। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो फोर्स जीरो। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अगर ऑब्ट्यूज हो या 180 हो तो वर्क नेगेटिव हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी बात हम आपको आगे बताएंगे। आप इस लेक्चर्स को गौर से सुने, सारे क्लास को अटेंड करें, आपके लिए वर्क, एनर्जी एंड पावर बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो ठीक है, ओके, थैंक यू।